नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के लिए। योगी ने चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। घर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें सीएम योगी, सुख समृद्धि मंगलमय भविष्य की कामना। उन्होंने ये भी कहा है कि चैत्र नवरात्रि प्रकृति शक्ति की उपासना का पर्व है। उपवास, प्रार्थना, ध्यान का विशेष महत्व है। नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन और इसी के उपलक्ष्य में सीएम योगी ने तमाम देशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सुख समृद्धि मंगलमय भविष्य की कामना। चैत्र नवरात्रि प्रकृति शक्ति की उपासना का पर्व है। उपवास, प्रार्थना, ध्यान का एक विशेष महत्व होता है, ये कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। आज से ही नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। घर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें। योगी ने लोगों को आदेश दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले पूरे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी को देखते हुए लोगों से नवरात्रि पर्व घर में ही मनाने की बजाय, मंदिर में जाने के बजाय आप घर में ही मनाएं, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र शुरू होते ही लगभग सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के दूसरे चरण में महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धार्मिक स्थानों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सरकार के इस आदेश का पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना पालन कराया जा रहा है और जनता सरकार के आदेश का कितना पालन कर रही है, इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता अमेठी जिले के अति प्राचीन सुप्रसिद्ध पौराणिक मंदिर मां कालिका के धाम कालीन पहुंचे और देखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि कोरोना गाइडलाइन का लोग कितने हद तक पालन कर रहे हैं। व्यवस्था जो भी है वो बताया जा रहा है कि मास्क लगा के दर्शन करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, दूर दूर से रखें। आस्था पे कोरोना पूर्णतया भारी है। लोगों में एक जागृति आ गई है। जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं है। बिल्कुल भीड़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं। जहाँ हजारों की भीड़ होती थी वहाँ 150 की अगर भीड़ है तो भीड़ तो नहीं कही जाती है। व्यवस्था जो भी है वो बताया जा रहा है कि मास्क लगा के दर्शन करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, दूर दूर से रखें। आस्था पे कोरोना पूर्णतया भारी है। लोगों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। कई जगहों पर मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो कई मंदिरों में कोरोना का कहर देखा भी जा सकता है। इसी कड़ी में बाराबंकी के दुर्गा मंदिर में कोरोना का खौफ देखने को मिला और इक्का दुक्का ही श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। देखिए इस रिपोर्ट में। तो आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और यहाँ पे लेकर के इस समय लोकमंच की टीम जो है दुर्गा मंदिर में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से भक्तों में डर भी है। नहीं तो यहाँ पे सुबह से ही भक्तों की लाइन लग जाती थी। मैं यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि आप देख सकते हैं माता जी का दरबार है, ये मंदिर है और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कोई भी भक्त नहीं है। एक दुक्का जो है भक्तगण यहाँ पे आए हैं, जबकि जो चैत्र की नवरात्रि है इसका एक विशेष महत्व होता है कि लोग जो अपनी मन्नतें होते हैं उसको मानने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं और पूरे वर्ष में 3 नवरात्रि पड़ती हैं, जो शारदीय नवरात्रि होती है और चैत्र नवरात्रि होती है। और यहाँ पर हमारे साथ दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं दुर्गा मंदिर, तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा, क्या कहें? सन्नाटा है। मंदिर कोरोना की वजह से कोई मंदिर में दिखाई नहीं पड़ा है, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मंदिर बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, इसलिए कोरोना की वजह से बहुत डर लग रहा है लोगों को। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग आए भी हुए हैं उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कोरोना की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है उनमें डर भी व्याप्त है। वजह यही है कि कोरोना की जो महामारी चारों तरफ फैली हुई है उससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं। सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई कि मंदिर में 5 लोग ही जो प्रवेश करके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस पे अगर नियंत्रण पाना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग लोगों को करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि
कि क्या कहेंगे वो कोरोना को लेकर के। यहाँ पे आज नवरात्र की प्रथम दिन है, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि सभी भक्तजनों को देखते हुए कि मंदिर पे आज कोरोना काल के चलते हुए पहला नवरात्र है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी, जो यहाँ पे काफ़ी एरिया है लोगों की, तो इसलिए इस बार ऐसा खुद ही व्यक्ति अधिकतर समझदार हुआ है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल करते हुए देख करके यहाँ पे हमने जो पुजारी जी हैं, जो पिताजी हैं, जो उन्होंने बाहर स्टिकर भी चिपका दिया, कृपया आप सब लोग आइए पर घंटा मत छूइएगा, एक एक व्यक्ति करके दर्शन करके यार नवरात्र को माता रानी का प्रसाद लेकर के सौभाग्य प्राप्त करके आप लोग जा सकते हैं। जैसा और इस साल देखते हुए कि जहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती थी वहाँ पे इस बार सन्नाटा पसरा पड़ा है, लेकिन पर एक एक करके व्यक्ति आता गया और दर्शन करते चले गए हैं। बस यही सब सेफ्टी के साथ। क्या नाम है? गौरव तिवारी। तो यहाँ पे आपने देखा कि भक्त गौरव तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि मंदिर में यहाँ पे तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है लोग यहाँ पे भक्तगण जो है इक्का दुक्का आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन करते हुए। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। यूपी में 24 घंटे में 13,685 नए कोविड केस मिले हैं। 72 घंटों में 72 मौत भी हो चुकी है 24 घंटे के दरमियान। आपको बता दें कि अगर हम सिर्फ लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में 3,892 नए केस मिले हैं और लखनऊ के अंदर 24 घंटे में 21 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। तो संक्रमण की रफ्तार यूपी में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में ये आंकड़ा अब 13,685 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे के ही अंदर 72 मरीज संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम सर्वाधिक मामलों की बात करें तो लखनऊ में यानी कि 3,892 नए केस मिले हैं और लखनऊ के अंदर 21 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान भी चली गई है। रुक करते एक और बड़ी खबर की, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ओएसडी अभिषेक कौशिक हुए हैं कोरोना के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है और इस दरमियान उन्होंने जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उन सभी को कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद है हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ओएसडी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ये सभी बता दें कि लगातार कोरोना का कहर जो है बढ़ता ही जा रहा है और मौतों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में जो है यूपी की योगी आदित्यनाथ के ओएसडी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद जो है उन्होंने आइसोलेट किया गया है। और साथ ही साथ जो है यह अपील की गई है कि जो भी लोग संपर्क में आए हैं ओएसडी के, वह अपनी रिपोर्ट जो है जांच करवा ले और अपने आप को अगर जांच रिपोर्ट में अगर मामला पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे जो है आइसोलेट करें। और आपको बता दूं कि लगातार जो है मौत हो रही, इसको लेकर यूपी सीएम ने आज बैठक भी किया है और लगातार जो है धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक होगी आज ही के दिन और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो कोरोना की स्थिति है लगातार जो है जैसी तक बनी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और मौत का सिलसिला भी चल रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की ओएसडी अभिषेक कौशिक कोरोना संक्रमित पाए गए। रुक करते अगली खबर की। अगली खबर यूपी के आगरा से, जहां आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। नाइट कर्फ्यू 12 से 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट रहेगी और साथ ही लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाती रहेगी। रात 9 बजे के बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की ही अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवा कर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। तो संक्रमण को देखते हुए ताजनगरी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया।
आज पुलिस हर चौराहे पर लगी है, ड्यूटी लगी है। हर जगह हम लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग इमरजेंसी में निकल रहे हैं उनका हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोग का उनका समझा बुझा रहा है। जो आदमी फालतू कोई आदमी नहीं घूम रहा, सबका इमरजेंसी के लिए अलाउ है। फिर भी जो लोग पहले से कहीं फंसा हुआ उन लोग बीच में निकल रहे हैं, उनका हम लोग हिदायत दे के वार्निंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर हरदोई में हमारे संवाददाता पुलकित शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। आइए जानते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कहा है वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय लोगों ने। आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना संक्रमण बराबर बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है कितना नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस कितने हरदोई जिले में आए। देखिए, प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बीच में जरूर लापरवाही बरती गई और कहीं ना कहीं सभी ने, चाहे जनता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, सबने लापरवाही बरती, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत कम मिल रहे थे। लेकिन इधर 5-7 दिनों से केसेस की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो जांचें हुई उसका आज जो केस का रिजल्ट आया है वो 79 केस आए हैं और इस समय हरदोई में 398 केस एक्टिव हैं। प्रशासन अब जागरूकता अभियान छेड़े हुए है। जो बगैर मास्क निकल रहे हैं उन पर जुर्माना भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखने की मिल रही है, इस समय पंचायत चुनाव का पहला चरण हरदोई में चल रहा है। ऐसे में गाँवों में बहुत भीड़ लग रही है। शहर की बात की जाए तो शहरों में जैसे सब्जी मंडी होती है वहाँ बहुत भीड़ लगती है। खाद्य पदार्थ, टिक्की के ठेले वगैरह जो होते हैं, खान पान की जहाँ वस्तुएं बिकती हैं वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो प्रशासन अगर जागरूकता अभियान छेड़ने के बावजूद भी अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। आखिरकार ये किस तरह लोग जागरूक होंगे और लोगों। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, जहां यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने दिया था इंटरव्यू। 845 में 43 अभ्यर्थी नहीं हुए थे इंटरव्यू में शामिल। 487 पदों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थियों का चयन। 11 पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। तो यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें 845 में से 43 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। 487 पदों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थी का चयन और 11 पदों के लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है। तो यूपी पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 845 में से 43 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। रमजान के महीने और नवरात्रि को देखते हुए सभी मौलानाओं और मंदिर के महंत से आग्रह किया गया है कि वो मंदिर और मस्जिद में आने वाले श्रद्धालुओं से सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराएं और साथ ही धर्मगुरु कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण भी करवाएं। रमजान और नवरात्रि का पर्व इस महीने है। कल से रमजान शुरू है और आज से नवरात्रि से देखते हुए एसओपी जारी की गई है। इसमें एक समय में एक स्थान में 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई धर्मस्थल पर लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और यदि जो है वो आवश्यकता हो तो स्कैनिंग के माध्यम से भी जहाँ पर संभव हो सकता है, ऐसा धर्मगुरुओं से निवेदन किया गया है, जहाँ पर संभव हो सकता है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से लोगों को प्रवेश कराया जाए और कम से कम या 5 की संख्या में जो है वो लोग जाएं और एक समय पर वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें।
ताकि हमारा जो कोरोना का प्रसार हो वो कम से कम हो, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे जनपद में कोरोना की स्थितियाँ भी नियंत्रण में रहें। इन सभी बिंदुओं को लेकर हमें धर्मगुरु इसमें एक तो एक और बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन आज से हुआ शुरू। 3 और 15 अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे 20 जिलों में नामांकन। 16 और 17 अप्रैल को होगा नामांकन पत्रों की जांच। 776 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 14,389 ग्राम प्रधान, 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। 3 और 15 अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे 20 जिलों में नामांकन। 16 और फिर 17 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच, जिसमें 746 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 14,389 ग्राम प्रधान शामिल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे आसिफ बेग। आसिफ, नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? को देखते हुए कितनी तैयारी की है प्रशासन ने? जी, आपको शुरू बता दूं कि तीसरे चरण के नामांकन के लिए सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग भी जो है चुनाव से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उसके लिए तैयारी की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर जो है एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और नामांकन के दौरान जो है कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए जो है भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कोरोना के दौरान जो है कोविड की एडवाइजरी का भी जो पालन किया जाना है उसके पालन कराने के लिए अधिकारियों की तैनाती गई है। आपको बता दूं कि 13 और 15 अप्रैल को जो है दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन होंगे और 20 जनपदों में जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा और 16 और 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जिलों में 746 वार्ड है और 16,008। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो नामांकन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की, जहां बिधन ब्लॉक के सेन पारा पश्चिम में आने वाले 3 मंजिले बहा शिवदीपुरम और कल्याणपुरम से 3rd जेंडर प्रधान यानी कि प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश किन्नर एसोसिएशन मंगलामुखी की राष्ट्रीय अध्यक्ष काजल किरण ने आम जनता से वादा किया है कि ग्राम सभा में जो विकास कार्य नहीं हुआ है वो चुनाव जीतने के बाद वो करवाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है वो उनके पक्के मकान बनवाकर ही दम लेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की जीतने के बाद गांव का समग्र विकास कार्य कराएंगी और यदि चुनाव हार भी गई तो भी गांव का विकास वो अपने निजी स्रोत से ही करवाएंगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर यह ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 3rd जेंडर प्रधान पद प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश किन्नर एसोसिएशन मंगलामुखी की राष्ट्रीय अध्यक्ष काजल किरण ने आम जनता से वादा किया है। अगली खबर भी कानपुर से है, जहां पंचायत चुनाव के रण में उतरी महिला प्रत्याशी श्यामा राजपूत ने आम जनता से वादा किया है कि यदि वो चुनाव जीतकर आती है तो नाली रोड खंडवा अस्पताल व बारातशाला बनवाएंगी। साथ ही वो आम जनता के हितों के लिए भी काम करेंगी। चुनाव की जीत के बाद गांव में विकास कार्य करवाया जाएगा, ये कहना है उनका। तो पंचायत चुनाव के रण में मैं हिमांशु महिला प्रत्याशी श्यामा राजपूत के चुनाव तेजी से हैं। 15 तारीख को कानपुर नगर में वोटिंग होनी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कानपुर नगर के बिदनू ब्लॉक के सेन पश्चिम पारा में, जहां प्रत्याशी हैं श्यामा राजपूत। हम उनसे जानेंगे कि वो जब चुनाव जीत जाएंगी तो जनता के विकास के लिए क्या कार्य करेंगी और अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसको किस तरह से वो करेंगी। श्यामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लोकमंच में आप चुनाव लड़ रही हैं जी, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आप जब चुनाव जीत जाएंगी तो जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? जनता के लिए विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। और जो खड़ंजा है, जो टूटे फूटे नालियां हैं, नालियां भी बहुत खराब हैं इस समय, नालियां सब भरी हुई हैं
उनको हम सही करवाएंगे। और जो वृद्धा लोग हैं उन लोगों को पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, गांव में क्या कोई बारातशाला है आपके? नहीं है, बारातशाला नहीं है, मगर हम जब अगर जीत जाएंगे तो हम बारातशाला बनवाएंगे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग उसको किस तरह से मतलब इलाज के लिए कैसे उपलब्ध कराती हैं? उसको इलाज कहाँ जाती हैं आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं, बिधनू में है, गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं है? गाँव में यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? लगभग 10 किलोमीटर। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की व्यवस्था सही है, मगर ये है कि कुछ हैंडपाइप जो है तो खराब है, उनको सही करवाएंगे। जैसा कि हम गांव में गए, हमने लोगों से जाना कि यहाँ पे जल निकासी की बड़ी समस्या है। जैसे बरसात आती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। हाँ, नाली भर जाती है घरों में, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था करेंगी जी। अच्छा, और क्या क्या मुख्य कारण क्या क्या है यहाँ पे? सबसे मुख्य कारण है कि ये यहाँ सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मचारी नहीं है? नहीं आते नहीं है, जब कभी आ जाते हैं 1-2 साल में, कहीं करते कहीं नहीं करते। नालियाँ भरी हैं गाँव में। हाँ, नालियाँ भरी जा रही हैं, संक्रमण फैल रहा है लगातार जी। कोरोना भी लगातार फैल रहा है जी। मच्छर भी बहुत फैले हुए, मच्छर की दवा भी नहीं डाली जाती है। तो आप अगर जीत जाएंगी तो क्या क्या करेंगी? हाँ, करवाएंगे, सारे जनता के काम आप कराएंगी जी। तो ये थी श्यामा राजपूत। उन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाने के बाद जनता की जितनी समस्या है उनका ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करके जनता को एक खुशहाल जीवन के लिए शुरुआत करेंगे। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, कानपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के नोएडा की, जहां कासना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में खपाने के लिए ले जा रही 25 लाख रुपए को पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, ज्यादा जानकारी के लिए बताएं आप कि पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ये पैसे खपाने के लिए ले जाया जा रहा था, क्या कुछ आप इस संदर्भ में आपके पास ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, शुरू बताऊंगा कि जिस तरीके से ये ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि लगातार जिला पंचायत चुनाव को लेकर जो है कहीं शराब पकड़ी जा रही है, कहीं पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो इसी तरीके का एक मामला जो सामने आया है, ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक UV 300 गाड़ी को दबोचा, जिसमें जो है 25 लाख रुपए बरामद होते हैं। लेकिन इसमें साथ ये भी पता चलता है कि ये जो सूचना जो है कासना पुलिस ने आयकर विभाग को दी थी, तो जिसके चलते आयकर विभाग को कासना पुलिस की मिली भगत के द्वारा ही ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मतलब सतीश, पहले से ही पुलिस को भनक थी कि इस कार में पैसे को ले जाया जा रहा है पंचायत चुनाव के लिए? जी सुबह बिल्कुल बताऊंगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये चेकिंग के दौरान ये पकड़ी गई है गाड़ी, जो चेकिंग करी जा रही थी। तो जब पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, जब गाड़ी नहीं रुकी, जब आयकर विभाग ने गाड़ी को पीछा करते हुए उस गाड़ी को पकड़ा, वहां पर जब उसकी गाड़ी चेक करने की बात आती है, तो जब जो उसके अंदर बैठा होता है युवक, वो बैग खोलने से मना करता है, मतलब कई बातों को कहकर बातों को दबाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आयकर विभाग जो है उसका बैग खुलवा के जब तलाशी करती है, तो 25 लाख रुपए इसमें गड्डियां बरामद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं हापुड़ में बीजेपी के सदर विधायक के गनर पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप पर तेल डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने विधायक के साथ अभद्रता की, जिसके बाद विधायक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई। वहीं इस मामले में विधायक का कहना है कि पेट्रोल पंप पर कम तेल डाला जा रहा था और जब इस मामले में कहा गया तो पेट्रोल पंप कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया। फिलहाल एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय विधायक जी की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा पेट्रोल पंप पर मारपीट की जा रही है। माननीय विधायक जी का मीडिया को दिया गया स्टेटमेंट भी प्राप्त हुआ है। प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए इस संपूर्ण प्रकरण की जांच COCP को दी गई और उनको निर्देशित किया गया कि 24 घंटे के अंदर जांच। तो वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर लेकर इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे एक स्ट्रेचर तक नहीं मिला।
मिली जानकारी के मुताबिक बिल्हौर के रहने वाले युवक रामविलास एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां का इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्था का ये हाल था कि वो अपनी मां को कंधे पर लाद कर डॉक्टर को ढूंढता रहा, लेकिन एक भी उस युवक को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के दुडियागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे कूड़े के ढेर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बाहर लखनऊ नगर निगम की लापरवाही से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का स्थिति। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड स्ट्रीम है कोरोना की और इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कल प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की और उन्होंने कई कदम उठाए, उनकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की और मास्क को बिल्कुल ही ज़रूरी बताया गया कि मास्क ज़रूर लगाना है और जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखना है। अब इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी कल एक मीटिंग रखी थी और उसमें अपने सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उसकी जानकारी दी, क्योंकि कल भी दिल्ली में तकरीबन 450 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अब तमाम राज्यों में ये कवायद शुरू हो गई है कि किस तरीके से लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सकता है और जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको लागू किया जा सकता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह हैं, हरदोई जेल के अधीक्षक हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो जिला जेल हैं उन जेलों में किस तरीके की स्थिति है और वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति फिर से भयावह होती जा रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र, दिल्ली में स्थिति और भी खराब है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना की वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और वैक्सीनेशन का काम अब सेकेंड फेज में पहुंच चुका है। पहले फेज में तकरीबन कई करोड़ लोगों को अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन दी गई और वैक्सीनेशन के बाद सेकेंड फेज़ का काम शुरू हुआ है। पहले जो फेज़ था उसमें हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी दी गई थी और जो फील्ड में काम करने वाले पुलिस वाले थे उनको प्रायोरिटी दी गई थी। और जो सेकेंड फेज़ है उसमें जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। और उसके बाद थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा जिसमें तमाम जितने भी लोग हैं सबको पूरे देश में वैक्सीनेशन पूरा करना है। इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार
कई कदम उठा चुकी है और उसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी लोगों को आगाह किया, जानकारी दी और तमाम तरह की बातें बताएं कि कैसे कोरोना के इस लहर से लड़ा जा सकता है, कोरोना के इस लहर से बचा जा सकता है, अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। कोरोना से लड़ने का एक ही उपाय है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दी गई है क्योंकि वहां पर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है। इसी तरीके से बिहार के मुंगेर में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब छानबीन की गई, जो ट्रेसिंग जिसको प्रधानमंत्री ने कल भी बोला कि ट्रेसिंग जरूरी है, और ट्रेसिंग करने से पता चला कि मुंगेर के उस परिवार में कुछ लोग महाराष्ट्र से आए थे छत्तीसगढ़ होते हुए और वो कोरोना संक्रमित थे, जिसकी वजह से घर के तमाम सदस्य कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। इसी तरीके से भागलपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक ही जगह में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से बिहार सरकार ने भी कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई राज्यों में कुछ इलाकों को बंद कर दिया गया है और सरकार ये कह रही है कि इस बार बिना लॉकडाउन के इससे निपटना है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ जाती है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। तो लॉकडाउन ना करके उस कोरोना से निपटना है। तो इसके लिए जो एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं वो तमाम सरकारें उठा रही हैं, तमाम राज्य सरकारें उठा रही हैं और केंद्र सरकार के निर्देश में ये सब कुछ चल रहा है। वैक्सीनेशन का काम भी पूरी तरीके से चल रहा है और सरकार ने कहा है कि पहले अपने देश में वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा, ये प्रायोरिटी है, और उसके बाद बाहर के देशों को वैक्सीनेशन के लिए ड्रग सप्लाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बृजेंद्र सिंह हैं हमारे साथ। बृजेंद्र सिंह यादव हैं जो हरदोई जेल के अधीक्षक हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करें कि जेल के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है या जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको वहाँ पर पूरा किया जा सकता है। शहरों में तो स्थिति फिर भी ठीक है और उसको नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन जेल के अंदर की स्थिति कुछ अलग सी होती है। कई वहाँ पर संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें अलग अलग तरीके के कैदी होते हैं और कई वार्ड में एक साथ कई कैदी रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में जेलों के अंदर किस तरीके की व्यवस्था हो सकती है ये जानना ज़रूरी है और सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि जेलों को कैसे डिकंजेस्ट किया जाए। वहाँ पर जो ज़्यादा तादाद में अगर वहाँ पर लोग हैं, आरोपी हैं या जिनको हिरासत में लिया गया है वो हैं, जो जेल की सज़ा भुगत रहे हैं, उस तरह के कैदी हैं, तो कैसे उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर रखा जाए और उस बंद कैंपस के अंदर, जेल के अंदर कोरोना का संक्रमण ना फैले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरदोई जेल के अधीक्षक हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज़ में। वीरेंद्र जी, शहरों में तो फिर भी व्यवस्था हो जाती है, किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, मास्क पहना जा सकता है या लोगों को दूर रखा जा सकता है। जेलों में क्या हालत है? तो हरदोई जेल के बारे में आप बताएं कि वहां पर क्या सिचुएशन है इस समय। मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 6 माह से हरदोई में कोविड का कोई भी एक भी पेशेंट ऐसा नहीं पाया गया, कोई भी बंदी टेस्टिंग में प्रॉपर पॉजिटिव नहीं आया और 100% हमारे यहाँ की टेस्टिंग है। जेल के अंदर जो भी नया एडमिशन हम लेते हैं उसकी प्रॉपर RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग के पश्चात लेते हैं। फिर जो भी नया बंदी आता है उस नए बंदी को कारागार में मुक्त रूप से प्रवेश देने से पहले हम उसको 15 दिन के आसपास में अस्थायी कारागार में रखते हैं और अस्थायी कारागार में ही लेने से पहले उसका एंटीजन टेस्ट होता है और मुक्त कारागार में लेने से पहले RT-PCR की टेस्टिंग के पश्चात हम उसे मुक्त कारागार में लेते हैं और इतने के बाद भी 21 दिन के लिए हम उसको 2 से 3 बैरक हमारे पास है जिसमें हम आइसोलेट करते हैं उसको। देन आफ्टर हम उसको सामान्य बंदियों के बीच में वापस मिलाते हैं। तो इस तरीके से कोरोना का जो एक प्रकोप है वो हरदोई कारागार
स्थिति में पिछले 6 माह से शून्य है और आगे भी इस प्रकार से हम लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं। तो ये लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि हरदोई कारागार के अंदर क्या बाकायदा डॉक्टरों की व्यवस्था है, अस्पताल है और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाया हुआ है आपने? एक्चुअली हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने यहाँ L1 सेंटर भी घोषित कराया है जी। और वो L1 सेंटर हमारी अस्थायी कारागार में बनाया गया है, जो कि मुख्य कारागार का ही एक भाग है। वहाँ हमारे पास कुछ बैरकें हैं जिस बैरक में हम नए बंदियों को रखते हैं और वहीं पे हमने L1 सेंटर भी घोषित करवाया था। और इसके पश्चात हमारे पास चिकित्सक भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। तो और प्रॉपर हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी किट मिल जाती है कि एंटीजन की टेस्टिंग हम कर लेते हैं जी। और अपने लैब टेक्नीशियन के माध्यम से हम RT-PCR की भी टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट आगे के लिए भेज देते हैं। तो इस हिसाब से प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करते हुए हम चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं और व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और विभाग की तरफ से दोनों तरफ से परिपूर्ण है। और जब नए कैदी आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं, किस तरीके से स्कैन करते हैं उनको? सबसे पहली बात, जो नए एडमिशन होते हैं उनको बिना एंटीजन टेस्टिंग के हम अपने यहाँ अस्थायी कारागार में नहीं लेते हैं जी। एंटीजन टेस्टिंग में अगर वो निगेटिव आ जाते हैं तो हम उनको अस्थायी कारागार में लेते हैं और 1 सप्ताह के बाद से उनका RT-PCR टेस्ट हम करते हैं और RT-PCR यदि निगेटिव आता है तो हम उनको मुख्य कारागार में लेते हैं। अदरवाइज जो हमने L1 सेंटर अपने यहाँ घोषित करवाया है, L1 सेंटर में उनको आगे अग्रिम उपचार के लिए रखा जाता है। तो फिलहाल 6 महीने से अभी तो शून्य की स्थिति है, आगे जैसी स्थिति बनती है उसके अनुरूप उससे स्टेप लिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं यथावत अभी तक चालू है। तो एक जो प्लान बी होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पॉजिटिव पाया जाता है या संक्रमण की संभावना होती है, तो जो कई बार पिछली बार भी जेल को डिकंजेस्ट किया गया था, बहुत सारे कैदियों को बेल दे दिया गया था कि आप जेल से बाहर जाएं और बाद में शायद उनके बेल कैंसिल करके बुलाए गए थे। तो क्या इस तरह की संभावना होने पर ऐसे कदम भी उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये शासन की मंशा है और शासन का निर्णय इससे पूर्व भी रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्मर्स के रूप में जो 7 वर्ष की सजा इनकी है उनको शासन द्वारा पैरोल दिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उनको बेल पे छोड़ा गया था। यदि ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं तो शासन द्वारा हो सकता है इससे पुनः से कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए, वो शासन का निर्णय होगा। अभी इस संबंध में किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय हम लोगों को शासन का प्राप्त नहीं हुआ है फिलहाल। और जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि कुछ मिलने के लिए भी आते हैं और जब मिलते हैं तो अपने जो उनके करीबी होते हैं उनको खाना और या कुछ भी देकर जाते हैं, तो उनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनवरत मुलाकात पिछले मार्च से ही बंद चल रही है जी। और वो अभी भी मुलाकात बंद है। यद्यपि जो बंदी हैं उनके परिजनों द्वारा कारागार में उनके उपयोगार्थ कुछ सामग्री इत्यादि पहुंचाई जाती है, जिसको प्रॉपर सैनिटाइज करके उनको उपलब्ध कराया जाता है। मुलाकात फिलहाल अभी बंद है, सिर्फ उनको लीगल जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी फेस टू फेस नहीं, वो इंटरकॉम के माध्यम से उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं लीगल एक्सेस जी। और एक होता है कि डाइट को भी बहुत वैल्यू देते हैं इसमें, क्योंकि बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने से बचा जा सकता है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो क्या इस दौरान डाइट पे भी खास ध्यान रखेंगे आप अपने जेल के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि कारागार में अपने स्वतः के उत्पादन के कुछ हम लोग वृक्षों का अनवरत वृक्षारोपण करते हैं, जिसमें ऐसे सिट्रिक फ्रूट्स के भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो उनके फल को बंदियों के बीच में वितरित कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चिकित्सक हैं वो विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जो शुरुआत में हमको लगता है कि इनके अंदर सफर करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज होने वाला कोई प्रिजनर है या न्यूकमर्स हमारे यहाँ जो आ रहे हैं या छोटा बच्चा है, क्योंकि माताओं के साथ छोटे बच्चे रहते हैं, तो विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह उनको पहले से प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसा कि हम लोग ने इनिशियल कंडीशन में कोविड के पीरियड में किया था, उसको हम लोगों ने पुनः से प्रारंभ कर दिया है, ताकि हम इस चीज की जो सेकंड और थर्ड वेव की स्थिति में आज हम सफर कर रहे हैं, अगर ऐसी चीजें आती हैं तो उससे हम कारागार को बचा सकें। और समय समय पर हम लोगों को हमारे डीजी साहब आनंद कुमार साहब का निर्देश सम्यक रूप से प्राप्त होता है। कारागार में आज भी 100% मास्क की अनिवार्यता है और सैनिटाइजेशन वगैरह की सारी प्रॉपर व्यवस्था है, तो हम अभी भी इससे स्थिर हैं। और जैसा कि आपने खुद बताया कि बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं कुछ सीनियर, तो उनके लिए क्या खास निगरानी आप लोग रखते हैं उन लोगों पर? समय समय पर, जैसे अभी पिछले कोविड पीरियड में काढ़ा इत्यादि का शासन द्वारा निर्देश दिया गया था, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर से एक निर्देश ऐसा प्राप्त हो सकता है
और बाकी जैसे जिला कारागार हरदोई की स्पेशली बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पे एक हर्बल गार्डन तैयार किया गया था। उस हर्बल गार्डन में तुलसी, हल्दी, गिलोय, इन सब चीजों की हमारे पास बहुतायत में उपलब्धता है, जिसका अनवरत पिछले 1 साल से बंदियों को प्रयोग में लाया जा रहा है उन सारी वस्तुओं का, जिससे वो प्रॉपर तरीके से इम्यून है और कारागार स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड भी हो चुका है। और आने वाले समय में हम और जो हमारी राज्य सरकार है वो हो सकता है निर्णय करे कि बंदियों का भी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो और हम इस महामारी को हरा सके प्रॉपर तरीके से। जी हाँ, वैसे तो जेल की अलग अपनी दुनिया होती है बिल्कुल चार दीवारी के अंदर, तो वहाँ पर क्या एक्सरसाइज करने की, योगा के लिए कुछ क्लासेस का आप लोगों ने इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि उससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है? या बिल्कुल जो है आपने एकदम सही कहा। और कारागार में चूंकि क्षेत्र बहुतायत में उपलब्धता है क्षेत्र की, और हमारे यहाँ कई ऐसे योग टीचर हैं जो अनवरत आते रहे और कई बंदियों को उन्होंने प्रशिक्षित भी कर दिया है योग में, जो प्रॉपर तरीके से अच्छे एक योग के टीचर हो चुके हैं, कुशल टीचर हो चुके हैं योग के। तो उनके माध्यम से बंदियों में योगासन इत्यादि की चीजें प्रातः प्रतिदिन होती हैं, तो जिसके माध्यम से वो प्रॉपर तरीके से इम्यून हो रहे हैं योगासन इत्यादि की क्रिया के द्वारा। ब्रिजेन जी, जैसा आपने बताया कि वो रेगुलर होता है, क्या एक तो बता सकते हैं कि सुबह से कैसी दिनचर्या होती है और किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को उसमें शामिल किया जाता है इस दिनचर्या के अंदर? सर्वप्रथम तो जैसे मैं बताना चाहूंगा, प्रातः जब लोग उठते हैं तो जिनको भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उनको गर्म पानी इत्यादि प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिनको जो ओल्ड एज हैं या इस तरीके से हैं। और इसके बाद अपने दिनचर्या को वो करने के बाद योगासन का एक अपना कक्ष है, वहाँ पे लोग बैठ के योग करते हैं। जो कक्ष में नहीं जाते हैं वो अपने ही प्रांगण में यदि योग या व्यायाम करना चाहते हैं तो उनको करने की छूट दी जाती है। फिर उससे पहले उनकी गिनतियां कर ली जाती हैं। इसके बाद वो प्रॉपर तरीके से अपने व्यायाम और योग की क्रिया को करते हैं। देन आफ्टर उनको चाय वगैरह दी जाती है ताकि मॉर्निंग में जो थ्रोट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। फिर उनको नाश्ता दिया जाता है। तो जो नाश्ता है वो मैनुअल जो हमारा प्रिस्क्राइब है वो प्रॉपर तरीके से वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबकी बड़ी साइंटिफिक मात्रा निश्चित है, जिससे कहीं ना कहीं से वो प्रॉपर जो बॉडी है ह्यूमन की वो इम्यून रहती है। जी हाँ। और उसके बाद दोपहर तक की क्या उन लोगों की गतिविधियां रहती हैं, कैसे लंच का आप लोग करते हैं? इसके बाद उनके अपने न्यायालय के विचारण वगैरह की चीजें हैं। जिन बंदियों को न्यायालय जाना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय में कोर्ट खुल चुकी है, तो न्यायालय उनको भेजते हैं। और न्यायालय एक से या पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कारागार से बाहर जो जा रहा है वो पूरे मास्क के साथ जाएगा, मास्क लगा के जाएगा। वापस आता है तो हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ में उसको वापस हम बैरक में भेजते हैं। और बैरक में भेजने से पहले हम 2 दिन के लिए उसको आइसोलेट करते हैं। जो आज किसी पे बाहर गया है वापस अगर अपने न्यायालय से आता है तो 2 दिन के लिए हम उसको आइसोलेट करते हैं। तीसरे दिन पे हम उसको उसकी एंटीजन टेस्टिंग करने के उपरांत फिर वापस भेजते हैं सामान्य बंदियों के बीच। तो पेशी के लिए जो कैदी के साथ जो पुलिस वाले या अधिकारी जाते हैं, क्या उनके साथ भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। हर किसी को बताया जाता है कि आप अपनी भी सुरक्षा इस चीज को ध्यान में रखें और आपसे इनको और इनसे आपको प्रत्येक लोग सुरक्षित रहें। तो मास्क का प्रत्येक व्यक्ति प्रॉपर अपना उपयोग करे और हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, जिसको जो है पुलिसकर्मी भी और हमारा जेल कर्मी भी और हमारे बंदी भी समस्त लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप हमारे लोकमंच के माध्यम से हरदोई जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? मैं बिल्कुल ये चीज जरूर पूरे जनपद वासियों को कहना चाहूंगा कि आप यह बिल्कुल मत समझिए कि कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि इसके प्रति लड़ाई हमारी अभी जारी रहेगी या इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। अभी इसमें लंबी प्रक्रिया लगेगी, लेकिन इसको हमको विश्वास के साथ और एक सकुशल अपने दिनचर्या को निर्धारित, जैसा कि शासन ने निर्देश दिया है, उसको फॉलो करते हुए, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, मास्क वियर करने की चीजें हो और यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग की चीजें आप अगर करते हैं तो हम बिल्कुल इससे बच सकते हैं। और इसका पालन अभी हमको आने वाले वर्षों में भी करना पड़ेगा ताकि हम इससे व्यवस्थित तरीके से बच सके और हमारे धन की जो है प्रॉपर हानि होने से हम रोक सकें और एक विश्व को हम एक नया अपना लक्ष्य निर्धारित करके एक नई दिशा भी दे सके कि हमारे यहाँ भारत में कैसे हम इस चीज से लड़े। और हरदोई वालों को लिए भी एक चीज है कि हरदोई जनपद के वासी अपना एक ऐसा उपयोग करें सम्यक दिशा निर्देशों का कि एक कीर्तिमान स्थापित करें, एक लोगों के लिए उदाहरण बने कि हरदोई में कोरोना की सेकेंड वेव जो आई है वह बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पा रही है। और ब्रिजेन जी, एक सवाल और आपसे, क्या जेल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आपके यहाँ? हाँ
बिल्कुल हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। स्टाफ हमारा 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। अब इसके बाद एक लेटर गया है जिसमें हम सबसे पहले जो हमारे यहाँ महिला कैदी हैं उनका टीकाकरण हम करवाएंगे। इसके बाद सरकार के जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे तो अन्य बंदियों का भी टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। तो आपके स्टाफ के दोनों स्टेज का टीकाकरण हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र सिंह हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो ये थे ब्रजेंद्र जी, हरदोई जेल के अधीक्षक थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार के निर्देश में जेल के अंदर में प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कोविड का, और उनके तमाम स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड हैं और अभी फिलहाल हरदोई जेल में कोई केस नहीं पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। कैशलेस इंडिया का नारा पीएम मोदी ने दिया था, जिसका मतलब है कि खरीदारी और लेन देन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें। आज हम मनी मंत्र में नेट बैंकिंग के फ़ायदे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में फाइनेंस एक्सपर्ट अतुल जी से बात करेंगे। आखिर नेट बैंकिंग का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं और नेट बैंकिंग के इस्तेमाल में क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, हम ये देखेंगे। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे अतुल जी के साथ, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। आधुनिकता के दौर में सब कुछ बदल गया है। वहीं मोबाइल फोन और इंटरनेट ने दुनिया को सच में आपकी मुट्ठी में लाकर रख दिया है। खास बात यह है कि अब आपको बैंक से लेन देन करने के लिए अब बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप फोन के जरिए ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, बीमा करा सकते हैं, वो भी बिना बैंक गए। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौर में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा फ़ायदे के साथ साथ कभी कभी आपका नुकसान भी करा सकता है। हर चीज़ के अपने अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं। ठीक उसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग से लोगों को घर बैठे बैंक की सुविधा तो मिलती है, लेकिन साइबर ठगों की नज़र भी आपके पैसों पर रहती है और आपकी एक गलती से आपके अकाउंट में पड़े पैसों को चंद सेकंड में ये साइबर उड़ा लेते हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादातर मामलों में ये साइबर ठग पकड़े भी नहीं जाते। ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा एक तरफ जहां बैंकिंग सुविधा आपको कहीं भी कभी भी उपलब्ध करवाता है, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगी के खतरे की तलवार भी आपकी गर्दन पर रख देता है। आपकी एक चूक और आपके पैसे साइबर ठग ले उड़ेंगे। इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि आपके पैसों पर साइबर ठगों की नज़र है। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो नेट बैंकिंग से रिलेटेड है। और नेट बैंकिंग के फ़ायदे तो हैं ही, कुछ नुकसान भी हैं।
लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि नेट बैंकिंग क्या है, आखिर इसको किस तरीके से शुरू किया गया और किस सोच के साथ इसको शुरू किया गया? जी राकेश जी, जैसे हमने अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया था होम लोन से, और हमने अपने दर्शकों को ये वादा किया था कि हम जो भी बात करेंगे हम सरल लैंग्वेज में करेंगे और कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही टेक्निकल है ऐसे भी, तो मैं उसको अगर ऑनलाइन बैंकिंग बोलूँ तो एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो बैंकिंग ऑन नेट प्लेटफॉर्म। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके घर में या आपके ऑफिस में, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। और सिमिलर एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसी को हम ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं। और ऑनलाइन के बैंकिंग के जैसे फ़ायदे नुकसान उसमें तो हम आगे जाएंगे, बट जो नया जनरेशन है वो देखेंगे कि काफ़ी टेक सेवी होता है। तो नए जनरेशन में ये मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि उनका समय बच सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरनेट पे रहते हैं तो उसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। तो अगर सरल लैंग्वेज में बोलें ऑनलाइन बैंकिंग, तो ये एक टेक्नोलॉजी जो बैंकिंग सिस्टम में डेवलप हुआ है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के जरिए अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहूँगा कि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं क्या क्या हैं। सीधे तौर पर आप इंटरनेट बैंकिंग में अपना जो स्टेटमेंट है या अपना जो अकाउंट है वो कभी भी देख सकते हैं। 24 घंटे इसकी सुविधा उपलब्ध है नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग के ज़रिए आप अपने बैंक से हमेशा जुड़े रहते हैं। आप अपने लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कभी भी जाकर ऑनलाइन। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अलग अलग तरीके के फॉर्म हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। किसी तरह का बिल जमा करना हो, अपना मोबाइल रिचार्ज कराना हो, ये सब बैंक के जो इंटरनेट बैंकिंग है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट बैंकिंग कहें या आप उसको ऑनलाइन परचेजिंग बोलें, आप ई प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीद सकते हैं। अपने बैंक और अकाउंट का इस्तेमाल कर सामान खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग की ये तमाम सुविधाएं हैं। ये अतुल जी सुविधा है, लेकिन ये कितना आप समझते हैं कि सुरक्षित भी कितना है ये इसमें? नहीं राकेश जी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप देखें तो बहुत सुरक्षित है। अगर और आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और ये डिपेंड करता है कि किस बैंक से आप बैंकिंग कर रहे हैं। तो एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू द सिस्टम एंड टू द बैंक्स वेयर यू आर अटैच्ड टू। अब जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में मान लीजिए आपके पास SBI या अच्छे बैंक्स हैं, अच्छे बैंक सारे होते हैं बट अच्छे बैंक कहने का मतलब जिसका बैलेंस शीट अच्छा हो, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पैसा खर्च कर रहा हो, वैसे बैंकों का अगर आप का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन मॉडल पे तो उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो बहुत सेफ़ और सिक्योर्ड होता है एंड इट इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय पासवर्ड OTP। तो मेरे हिसाब से ऑल्दो मैं पुराने ख्यालों का आदमी हूँ, मैं भी अपनी कंपनी में लेज़र का इस्तेमाल बहुत करता हूँ, टैली का इस्तेमाल बहुत करता हूँ, बट जब से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए हैं मैंने ऐसे माना कि उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। मैंने नुकसान है बट फ़ायदे ज़्यादा हैं। आपके समय की बचत होती है, आपके कॉस्टिंग में आप देखेंगे कि ओवरऑल बैलेंस शीट में उसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप तेज़ी से काम कर सकते हैं, मैन पावर का इस्तेमाल कम होता है और आप यहाँ से कहीं भी पूरे नॉट ओनली इंडिया पूरे ग्लोब में जुड़ सकते हैं। और इसका बहुत ही सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँगा तो कोविड है। अब कोविड में ऐसा लगा कि सब कुछ शट डाउन हो गया है, बिल्कुल, लेकिन ऑनलाइन सुविधा नहीं रहती तो ना ही आप किसी से बात कर सकते थे, ना ही आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ना ही अपने एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस्तेमाल अगर सही तरीके से करें, इंटेंट अच्छा रखें तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें बहुत सेविंग होती है और इसका प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करें। जी अतुल जी, जो आप कह रहे थे वही मैं दर्शकों को एक बार दोबारा से बता दूं कि इंटरनेट बैंकिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता सकते हैं कि क्या है फ़ायदे। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें आप
समय की बचत करते हैं। आपको बैंक आना जाना नहीं है, आप घर बैठे किसी भी तरीके के बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेन देन सुरक्षित है क्योंकि बहुत तरह के उसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जो आपके लेन देन को सुरक्षित बनाते हैं। ये ट्रांजैक्शन होने, चाहे वो पैसे निकल रहे हों या पैसे जमा हो रहे हों, आपके मोबाइल पर उसकी सूचना मिल जाती है। आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं या आपने जो आपके अकाउंट में किसी ने पैसे जमा कराए तो वो भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा जो बैलेंस है आपका, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे कुछ खर्च करना है लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना है मालूम नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी दोनों आप खुलवा सकते हैं। ये एफडी और आरडी के लिए जब बात करते हैं बैंक ऑनलाइन के थ्रू अगर हम खुलवाना चाहें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितने साल के लिए होगा। तो अतुल जी, उस वैसी सिचुएशन में ऑनलाइन में सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं और वो देख सकते हैं। जी, अभी जब आप बैंक में अपना खाता खोलेंगे और पहले जैसे आप खाता खोलते थे तो नॉर्मली आपको एक पासबुक मिलता था, एक चेकबुक मिलता था और चेकबुक के सहारे आप अपना लेजर मेंटेन कर सकते थे और पासबुक के सहारे अपना पैसा बिल्कुल विड्रॉ कर सकते थे। उसके बाद क्रेडिट आपको कार्ड मिलने लगा, प्लास्टिक कार्ड मिलने लगा, जिसके सहारे आप चेकबुक का रिप्लेसमेंट हो गया और सर्टेन लिमिट्स तक आप कार्ड के सहारे पैसे निकाल सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, आप इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये तीनों कार्य कर सकते हैं। जो आपने पूछा प्रश्न, आपका प्रश्न यही था मेरे ख्याल से, बिल्कुल कि आप ऑनलाइन के सहारे पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं कि नहीं। तो आप ऑनलाइन के सहारे आपको एक लॉगिन और पासवर्ड बैंक देता है। वो लॉगिन पासवर्ड शुरू में आप ले सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं उस पासवर्ड को, और इसलिए बैंक बोलता है चेंज करने के लिए ताकि चूँकि वो बैंक के थ्रू आता है तो बैंक के एम्प्लॉय भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं आपका पासवर्ड और लॉगिन और पासवर्ड चोरी ना हो जाए, इसलिए बैंक सजेस्ट करता है कि जब भी आप लॉगिन और पासवर्ड करें तो अपना एटलीस्ट पासवर्ड चेंज कर दें। और एक बार आप इंटरनेट पे जाएंगे, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो उसके सहारे आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ से पैसा किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसी में कॉलम दिया रहता है आप जब इंटरनेट बैंकिंग में जाएंगे, और इस कंसेप्ट को आजकल फिनटेक बोला जाता है। अगर मैं टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करूं तो इट इज़ कॉल्ड एज फिनटेक। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में सारे आप फाइनेंस के काम कर सकते हैं। इसमें इतना ही नहीं, इतना आप आज की डेट में कोविड के बाद आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, और लोन अप्रूवल भी आपका सॉफ्ट अप्रूवल ऑनलाइन ही हो जाता है। जो पहले आप फिजिकल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते थे, बैंक के चक्कर लगाने होते थे, वो आप उस सारे चीज़ों से बच जाते हैं। तो जब आप उसके बैंक के इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो आपके पास कॉलम बने होंगे और वो आपको ऑटोमेटिक गाइड करेगा कि आपको किस प्रक्रिया से गुजरना है। जैसे आपको डिपॉजिट लेना है तो डिपॉजिट का एक क्लिक बटन है, अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसका एक क्लिक बटन है, अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करना है तो उसका एक क्लिक बटन है, आपको आरडी डिपॉजिट करना है तो उसका एक क्लिक बटन है, आपको आरडी का विड्रॉल करना है तो उसका एक क्लिक बटन है, अकाउंट स्टेटमेंट लेना है तो उसका एक क्लिक बटन है। तो बहुत ही सरल है। सरल मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि क्या है, बहुत लोग घबराते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग और सीनियर सिटीजन लोग घबरा जाते हैं कि यार अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो कहीं हैकिंग तो नहीं हो जाएगी, कोई मेरा पासवर्ड चोरी तो नहीं कर लेगा। बट आप नेगेटिव साइड में ना जाएं, आप बहुत सरल होता है। आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो खासकर सीनियर सिटीजन के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिनको मीन्स मान लीजिए वो बीमार हैं या इस अवस्था में नहीं है कि वो बैंक रेगुलर जा सकें, तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए बहुत। इसमें एक मैं खतरों की बात करूंगा, लेकिन नेट बैंकिंग में एक सबसे बड़ा इशू आता है सर्वर डाउन होने का। जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसी समय सर्वर से कनेक्शन आपका खत्म हो गया, तो वो अमाउंट एक तरीके से फंस जाता है। लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा अटक गया, कब वापस आएगा। ये सर्वर वाला अगर प्रॉब्लम ना हो तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन नेट बैंकिंग करते समय मैं फिर से बता दूं कि सर्वर से आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। जब पीक टाइम होता है तो कंज्यूमर अगर ज़्यादा हैं तो सर्वर डाउन हो सकता है या कंजेशन ज़्यादा हो सकता है। उस समय के अलावा और कोई दिक्कत अभी तक ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं दिखती है। ये सर्वर वाला प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए सर्वर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कौन सा बैंक अपने टेक्नोलॉजी पे कितना खर्चा कर रहा है। जी हाँ। मैं एक दूसरे रूप से उसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा आपके ही माध्यम से। जैसे आपका एक मीडिया का एक क्षेत्र है जिसमें एक चैनल है आज तक, और एक कोई छोटे चैनल को ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि आज तक की कहां गुम होने लगी है खबर।
क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दूरदर्शन केंद्र में कोरोना बम फूटा है, जहां दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में मिले हैं कुल 40 कोरोना पॉजिटिव। 40 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दूरदर्शन केंद्र में कोरोना मरीजों से मिलने में हड़कंप मच गया है। मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कुल 40 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 40 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। दूरदर्शन केंद्र में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप का माहौल। दूरदर्शन केंद्र में फूटा कोरोना बम। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में मिले हैं कुल 40 कोरोना पॉजिटिव। संक्रमण का खतरा लगातार पूरे देश में बरकरार है और संक्रमितों की जो संख्या है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। दूरदर्शन लखनऊ के दूरदर्शन केंद्र में 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कुल संख्या जो है संक्रमितों की वो 40 बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन हमारे संवाददाता आसिफ बेग जुड़ गए हैं लखनऊ से। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? 40 कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या संक्रमितों का आंकड़ा और बढ़ सकता है आसिफ? जी सुबह बता दूं कि जिस तरह से कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जो है लोगों में एक दहशत का माहौल है और मौत भी लगातार हो रही है, कि इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है उससे और भी लोग जो है कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और कई लोगों की जांच भी जो है की जा रही है। और जो कर्मचारी है इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है और बाकी है, तो लग रहा है कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बिल्कुल, मतलब संख्या अभी और बढ़ सकती है। जी आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो कुल दूरदर्शन केंद्र में, लखनऊ के दूरदर्शन केंद्र में 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नियम के अनुसार प्रदेश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें एक बार फिर से 5 श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा और साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना अति अनिवार्य होगा। संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब सिर्फ मंदिर में या कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर एक बार में 5 ही श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थलों पर यह गाइडलाइन जारी की गई है। मंदिर हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो, इसमें सिर्फ 5 लोग ही एक बार में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं, जो सरकार द्वारा नियम बताया उसी अनुसार काम हो रहा है। 5 लोग को एंट्री दे दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। न कोई कलाई बन जाएगा, न कोई प्रसाद बाहर से आएगा। जैसे सरकार ने किया उसी अनुसार काम होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जहां यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख को पत्र लिखकर कोरोना की जांच को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने लखनऊ में हालत गंभीर बताते हुए योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस ना मिलने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने सीएमओ ऑफिस की काम में लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले में निजी लैब में कोविड जांच नहीं होने के साथ कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या भी लगातार कम देखी जा रही है। इस पूरे मामले पर अनुराग भदौरिया ने बयान देते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री की ये हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी।
उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है, उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में है। अरे कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। 1 साल पहले कोरोना आ चुका था, 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि दोबारा कोरोना आएगा तो हम उसकी व्यवस्था तैयारी। आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सिर्फ जाति धर्म की और मार्केटिंग इवेंट करते रहे, सिर्फ यही राजनीति करते रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आपने सोचा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों की कोरोना से मौतें हो रही इसके बारे में आपने चिंता नहीं की। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो, प्रदेश की जनता मौत से जूझ रही हो और मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हो। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि कोविड की ड्यूटी के दौरान छुट्टी लेने वाले चिकित्सकों और मेडिकल कर्मियों को अवकाश लेने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही बिना अनुमति के लिए अवकाश लेने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, कोविड काल में ड्यूटी न करने की वजह से कर्मचारी अवकाश ले रहे थे। तो लखनऊ के डीएम ने नया निर्देश निकाला है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो भी चिकित्सक अधिकारी हैं, लोग हैं या फिर कर्मचारी हैं, अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें अवकाश लेना होगा, उसके बाद ही वो छुट्टी पर जा सकते हैं। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि कोविड काल में ड्यूटी ना करने की वजह से सभी कर्मचारी अवकाश ले रहे थे, जिसे देखते हुए डीएम ने निर्देश दिया है। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखकर पुलिस प्रशासन को हिदायत दे रही है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है और लोगों को रोक रोक कर मास्क लगाने की अपील कर रही है। साथ ही जायजा लेने ग्रेटर नोएडा के एसपी ब्रजनंदन राय भी पहुंचे। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा की पूरी पुलिस फोर्स लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा की पुलिस मुस्तैद है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको पुलिस रोक रोक कर मास्क लगाने की भी अपील कर रही है। ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। को लेकर हर थाने के इंचार्जों को हिदायत दे रखी है, उसको लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा दृष्टि से किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को लगातार चेकिंग करी जा रही है। यहाँ पर गाड़ियों को रोक रोक के देखा जा रहा है। यहाँ पर पूरा ग्रेटर नोएडा कासना थाने का जो है पुलिस फोर्स पूरा तैनात है। यहाँ पर जो है हमारे ग्रेटर नोएडा के जो एसीपी साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में जो है ग्रेटर कासना थाना इंचार्ज विवेक त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर वो पूरी फोर्स के साथ में लगातार यहाँ पर जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जा रही है और उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से आपको कोरोना से बचना है। क्योंकि 2 मीटर की दूरी है, वही हमारा बचाव है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं सामने और किस तरीके से जो कोरोना के मरीजों की मौतें हो रही हैं उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है लगातार बिल्कुल सत्यायन करता हुआ नजर आ रहा है। और आप इधर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको रोक रोक के चालान कर रही है। और इधर भी आप देखिए कि पूरा तरीके से जो है यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन तैनात किया है, पूरा रोड पर पूरा पुलिस फोर्स छाया हुआ है, लोगों को लगातार रोक रहा है, उनसे बात कर रहा है, आ रहा है कि किस तरीके से उसमें कोरोना से बचना है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई समस्या है तो उस तरीके से कहा जा सकता है कि उनकी सरकार जो है लगातार जो गाइडलाइन जारी कर रही है वो बिल्कुल झूठ है। कैमरा जर्नलिस्ट करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, लोकमंच। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद में पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण में नामांकन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुंदरकी ब्लॉक पर भी प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस दौरान हैरानी की बात यह रही कि कोई भी कोविड गाइडलाइन का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अधिकारियों के मौजूदगी के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। ये तस्वीर हम आपको यूपी के मुरादाबाद की दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान की ये पूरी तस्वीर है। हालांकि मौके पर पुलिस
बल भी मौजूद है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली और इस दरमियान कोविड गाइडलाइन का किसी ने भी पालन नहीं किया। हैरानी की बात यह भी रही कि यहां पर पुलिस मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। मां शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। मंदिरों में काफी उत्साह का माहौल भी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। मंदिरों में मत्था टेकने के लिए और मां आदिशक्ति से अपनी मनोकामनाओं को मांगने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। धर्म की नगरी काशी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के मंदिर में भक्तों की लंबी कतार नजर आई। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। शैलपुत्री देखिए, शैल राज की पुत्री हैं और ये बरुणा पर आसन माँ की श्री को पाने के लिए तपस्या करके यहाँ पर सती हुई है। और इन्होंने सती होने के बाद में कुआर शरद नवरात्र कुआर शुक्ल पक्ष कम को इनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े तपस्या लोगों ने करने के बाद में तो माता ने प्रसन्न होकर के कुआर एकम और चैत एकम को माता ने दर्शन दिया है और यही देवी का दर्शन इन 9 रूप में आज की। तो वहीं विधानचल में भी आज से चैत्र नवरात्रि मेले की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से यहां दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों को माता का दर्शन मिलना इतना आसान नहीं होगा। बाहर से आने वाले भक्तों को 48 घंटे पहले की कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी है। इस रिपोर्ट के बिना माता के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। नाइट कर्फ्यू की वजह से इस बार नवरात्रि में रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दर्शन पूजन नहीं होगा और साथ ही मंदिर में 5 लोगों से अधिक एक बार लोगों को प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों से और बुजुर्गों, बच्चों को नहीं लाने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से अधिक लोग एक बार में दर्शन करने के लिए न जाने पाए, तो बस इन्हीं गाइडलाइंस को पालन करने के लिए आज सुबह ही एक बैठक करी गई पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ। जगह जगह पर मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनवाए जा रहे हैं। सड़कों तक पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो वाइट सर्किल होंगे ये बनाए जाएंगे और बिना मास्क के और बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के लोगों का दर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री। तो वहीं सुल्तानपुर के कमनगढ़ के प्रधान के ऊपर हुई फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, प्रधान इमरान पर 10 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में हमला होने की बात सामने आई थी और थाने में बिना तहरीर दिए प्रधान के सहयोगियों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां से इलाज के लिए प्रधान इमरान को लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हमले के बाद कोतवाली देहात की पुलिस ने बिना तहरीर के इमरान के गाँव में मुश्ताक अहमद के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और इमरान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नूरजहां के बेटे को हिरासत में ले लिया। जब पूरे मामले में नूरजहां ने एसपी से मिलकर शिकायत की और राजनीतिक साजिश की आशंका जताई, इसके बाद एसपी ने घटना को संदिग्ध मानते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को आदेश भी सौंपे हैं। बताते चले, अब माना जा रहा है कि मौजूद प्रधान इमरान की मुश्किलें बढ़ सकती है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां जाफराबाद थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार करके घर लौट रहे थे, जिसके बाद रास्ते में उन पर पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल हमले का कारण चुनावी रंजिश ही बताई जा रही है। मैं उल्लाट पेट्रोल पंप के थोड़ा से आगे से अंदर से विश्वकर्मा बस्ती के लोग थे, वहाँ से उन लोगों से मिलकर आ रहा था। पीछे से 2 लोग अचानक आए और ताबड़तोड़ पीछे से वार किए और थोड़ा सा आगे आने के बाद गाड़ी लेके मैं गिरा। मैं उल्लाट पेट्रोल पंप के थोड़ा से आगे से अंदर से
विश्वकर्मा बस्ती के लोग थे, वहाँ से उन लोगों से मिलकर। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अब फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। आपको बता दें, तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही स्लीपर बस पोल से टकराकर पलट गई और इस दुर्घटना में 22 यात्री घायल हो गए। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब बस हरिद्वार से तीर्थ यात्रियों को लेकर कन्नौज लौट रही थी। तभी थाना राजेपुर क्षेत्र में गांव मोहदीपुर के पास बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस पोल से जा टकराई। इस दुर्घटना में 22 यात्री घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 7 घायलों की हालात काफी गंभीर बनी हुई है। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से ही है, जहां कायमगंज कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें, पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली संजय मिश्रा के मुखबिर की सूचना पर पर्व प्रधान के घर के पीछे अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा और शस्त्र फैक्ट्री से बने अधबने और हथियार समेत शस्त्र बनाने से भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। बता दें, मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और अवैध शस्त्रों में 6 तमंचा, 315 बोर का एक देसी राइफल, 315 बोर का एक अर्ध निर्मित तमंचा और 315 बोर का अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव में खपत के लिए शस्त्र बनाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए इन शस्त्रों को बनाया जा रहा था। दो 2021 को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गसिया छिलौली में पूर्व प्रधान के बंद पड़े मकान से अभियुक्त तुलाराम निवासी हरियापुर थाना कंपिल व दुलारे निवासी प्रेमनगर थाना कायमगंज को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 तमंचा 315 बोर, 1 देसी राइफल, 1 तमंचा 12 बोर व शस्त्र बनाने की अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है, जिस पर। तो वहीं बिजनौर के चांदपुर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक अज्ञात वाहन ने गुलदार को टक्कर मार दी, जिसके कारण मौके पर ही गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो अज्ञात वाहन ने गुलदार को टक्कर मारी थी और इसी हादसे में गुलदार की मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरी घटना बिजनौर की बताई जा रही है। बिजनौर चांदपुर रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन के टक्कर के दौरान इस गुलदार की मौत हुई है। तो इस वक्त बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट लगभग बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट लैब में अब कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। प्राइवेट लैब कोविड सैंपल नहीं कर रहे हैं अब कलेक्टर। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से, जहां प्राइवेट लैब में कोविड की टेस्टिंग नहीं की जाएगी, सीमित मात्रा में ही लिए जा रहे हैं सैंपल। कोविड लक्षण वाले मरीज भी लैब से वापस लौट रहे हैं। लगभग यानी कि प्राइवेट लैब में कोविड की जो टेस्टिंग है वो बंद हो गई है। सिर्फ सीमित मात्रा में ही अब टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए लगी है लंबी लाइन, क्योंकि अब प्राइवेट लैब में टेस्टिंग बंद हो गई है, जिसके कारण
सरकारी अस्पतालों में लाइनों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। कोरोना में भी कोरोना टेस्टिंग का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रयागराज में अधिकांश टेस्ट एंटीजन से हो रहे हैं। प्रयागराज में आरटीपीसीआर टेस्ट की भारी कमी। प्राइवेट लैब में अब लखनऊ में टेस्टिंग नहीं की जाएगी और टेस्टिंग बंद होने की वजह से तकरीबन टेस्टिंग बंद है, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट लैब में सीमित मात्रा में ही टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लग गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आसिफ वैग जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या वजह है जो प्राइवेट लैब में टेस्टिंग को बंद कर दिया गया? जी सुरभि, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे की अगर बात करें तो यूपी में 18,021 नए केस मिले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 5,382 केस नए आए हैं। और बात करें मरने वालों के, जो कोविड से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार जो है कोविड टेस्ट जो है बढ़ाए जाने का भले ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिया है और यूपी सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो आप जिलों में जाकर कोरोना को बैठक करें और खुद को बचाते हुए जनता को बचाने के लिए भी जो है पहल करें। लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे जो है जो जहाँ लैब में जो है जांच किट है उसकी कमी पड़ जा रही है। यही वजह है कि जो है लगातार जो है जो जांच लैब है वहाँ जो है जांच नहीं हो पा रही है। और अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से बैठक का दौर चल रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन जो है कोरोना संक्रमण आसिफ, जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण है वो भी मरीज अपने घर वापस लौट रही हैं, तो ऐसे में इस स्थिति में तो संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। जी बिल्कुल सुरभि, बता दूं कि इस तरह से स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है और हॉस्पिटल में जो है कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं खाली है, जांच भी नहीं हो पा रही है। और जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनको उनके घर आइसोलेट करने की नसीहत दी जा रही है। और देखा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है वह आइसोलेट होने के बजाय जो है वह इधर उधर मार्केट में टहल रहे हैं। इससे जो है संक्रमण और भी बढ़ रहा है और स्थिति लगातार भयावह होती चली जा रही है। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आसिफ आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो आपको बता दें अब प्राइवेट लैब में लखनऊ में टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। हालांकि इसकी वजह से प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर संक्रमितों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और लंबी कतारें भी मरीजों की देखने को मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।